जर्मन इंटेलिजेंस ने मोसाद को अल्फ्रेड मिलर की फाइल देने की हामी भर ली थी और ये मोसाद के सरबराह जर्मियाह की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो उसने जर्मन इंटेलिजेंस के अफसर को ब्लैकमेल करके हासिल की थी। और ये वाकई ही उनके लिए बड़ी कामयाबी थी कि एक नामालूम शख्स के बारे में उनको अहम मालूमात मिलने जा रही थी। नाजरीन, अगर आप हमारी ये सीरीज मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना न भूलें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। वो दरअसल फाइल नहीं, 4 सफ़ों पर मुश्तमिल कंप्यूटर का प्रिंट आउट था। गुज़िश्ता सालों में जब से मगरबी ममालिक ने सीक्रेट सर्विस के मामलात में एक दूसरे से ताउन शुरू किया था, हर मुल्क की सीक्रेट सर्विस ने अपनी फाइल 2 जुबानों में कंप्यूटराइज्ड कर ली थी, एक तो मुकामी जुबान में और दूसरा इंग्लिश में। क्रोगर ने इस फाइल के इंग्लिश और जर्मन वर्जन रॉबर्ट के हवाले कर दिए थे। आधी रात के बाद रॉबर्ट के तलबीब पहुंचते ही जर्मियाह ने मोसाद के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों की एक हंगामी मीटिंग तलब कर ली थी। ये उसके अपने खास आदमी थे। जर्मियाह ने अपने इस हमायती ग्रुप को फोरम 1 का नाम दे रखा था। इस फोरम के हर मेंबर के सामने अल्फ्रेड मिलर की फाइल की एक फोटो कॉपी पड़ी हुई थी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फाइल में मुतज़ाद इतलात थी जिनसे न तो इसकी कौमियत का अंदाजा होता था और न ये कि इसकी असलियत क्या थी। एमोस हैनफोर्ड रिपोर्ट पढ़ने के बाद वहां बैठे हुए अपने साथियों के चेहरों का जायजा लेने लगा। जर्मियाह सर झुकाए स्याह रंग की एक छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखने में मसरूफ था। जर्मियाह के पास स्याह रंग की ऐसी मुतअद्दिद नोटबुक्स थीं, लेकिन आज तक किसी और को इन्हें छूने तक का मौका भी नहीं मिला था। कहा जाता था कि ये नोटबुक्स दरअसल जर्मियाह की लाइफ इंश्योरेंस थी जो उसके दुश्मनों को उससे दूर रखती थी। इसमें शुबा नहीं था कि जर्मियाह की इन नोटबुक्स की हैसियत न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी डायनामाइट की सी थी। इसराइल का कोई राज ऐसा नहीं था जो जर्मियाह की इन डायरियों में महफूज ना हो। जर्मियाह के दाईं तरफ कैथी बैठी हुई थी जो अपने साथ लाई हुई 2 फाइलों से रेफरेंस चेक कर रही थी। हैनफोर्ड की सीट डेविड रॉथ और राफेल अवेजर के दरमियान थी। वो इन दोनों के दरमियान बैठा अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। जर्मियाह के इस्तीफे और अवेजर के मोसाद के मुतवक्का सरबराह होने की अफवाह ने इसराइली इंटेलिजेंस में खलबली सी मचा दी थी। हालांकि आम ख्याल यही था कि रात को जर्मियाह का जानशीन मुकर्रर किया जाएगा। हाँ, जर्मियाह नोटबुक बंद करते हुए कैथी की तरफ देखकर बोला, क्या ख्याल है कैथी? ये रिपोर्ट नहायत गैर वाज़े और मुबहम है। कैथी ने जवाब दिया, सलामा की फाइल के मुताबिक अल्फ्रेड मिलर की सरगर्मियों की कुछ तारीखें तो मुताबिकत रखती हैं। मसलन उस रिपोर्ट के मुताबिक अल्फ्रेड मिलर मई 1960 में पेरिस में होने वाले स्टूडेंट इंकलाब के मौका पर वहां मौजूद था और इस वक्त सलामा भी वहीं था। उसने PLO की तरफ से वहां एक प्रोपेगेंडा कैंप भी लगाया था। अल्फ्रेड मिलर 1970 में बर्लिन में था, जबकि मिलर इन दिनों वहां जर्मनी के दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले तलबा को जमा करके अल-फतह के हिमायती ग्रोह में शामिल कर रहा था। अगस्त 1972 में अल्फ्रेड को म्यूनिख में देखा गया था और इन्हीं दिनों सलामा भी वहीं सितंबर में होने वाले ओलंपिक के दौरान इसराइली खिलाड़ियों के अगवा और कत्ल का मंसूबा बना रहा था। ये भी सुनने में आया था कि सलामा के इस मंसूबे में अल्फ्रेड ने भी उसकी बड़ी मदद की थी। इस रिपोर्ट और सलामा की फाइल से ये बात बहरहाल साबित होती है कि वो पिछले 10 साल में मुतादिद मुकामात पर इकट्ठे देखे गए हैं। कैथी के खामोश होते ही अल्फ्रेड के बारे में इस रिपोर्ट पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। मुझे यकीन है, डेविड रॉथ कह रहा था, अल्फ्रेड इसराइली खिलाड़ियों के कत्ल में जरूर मुलव्विस रहा होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये मंसूबा उसी ने बनाया था। वो इस हंगामे में खुलकर सामने भी नहीं आया। बसूरत दीगर जर्मनों के पास इसके बारे में मुकम्मल मालूमात होती
میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ ایک سیکنڈ ریٹ دہشت گرد ہے جو دوسرے جرمن دہشت گردوں کی طرح قاتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ جرمیاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کیا کر سکتا ہے۔ ڈیوڈ نے بات جاری رکھی، مجھے اسپائڈر کی وہ رپورٹ یاد ہے جس کے مطابق الفریڈ ملر نے یاسر عرفات سے کہا تھا کہ وہ یہودیوں سے آخری انتقام لے گا۔ وہ اسلامہ کا دوست تھا جس کی موت کا اسے گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کا خوفناک سے خوفناک انتقام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہودی کی مدد سے قتل کا کوئی منصوبہ بنا کر اس پر عمل بھی کر ڈالے۔ لیکن جرمیاہ نے کچھ کہنا چاہا مگر ڈیوڈ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے مجھے اپنی بات ختم کر لینے دو، وہ بولا۔ اگر وہ کسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے تو ہمیں اس کے مطابق پلاننگ کرنی چاہیے۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے قتل سے اس کے ملک کا وجود ہی ختم ہو جائے، لہذا ہمیں قیاس آرائیوں کے بجائے حقیقت سے قریب تر رہ کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں ڈیوڈ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، اوائزر بولا۔ ہمیں الفریڈ ملر کو اپنے ذہنوں پر مسلط نہیں کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم پہلے ہی سیدہ کیمپ میں اپنے 2 آدمیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ موساد کے پاس الفریڈ کے معاملے سے بھی زیادہ اہم کام ہو سکتے ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ الفریڈ ملر کے خلاف تحقیقات ختم کر دی جائیں؟ جرمیاہ کے حلق سے وہ راحت نکلی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں اور چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، اوائزر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں اندھیرے میں ٹامک پوئیاں مارنے کے بجائے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر ممکن ہو تو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے، مثلاً یہ کہ ہم اسرائیل میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص پر کڑی نظر رکھیں، اور میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے میں مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جرمیاہ نے میز پر گھونسا مارا، تم لوگ جو چاہو سمجھتے رہو، لیکن میں الفریڈ کے وجود کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرے، ہمیں ہر صورت اسے تلاش کرنا ہے۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ کیتھی، تم رک جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے اور کیتھی اپنی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی کہ جرمیاہ کئی برسوں سے سلامہ کی تلاش میں تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکا اور اس نے اپنا ایک نیا دشمن تلاش کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔